नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन लेकर, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास से जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोट, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो ये आज का मोटिवेशन कोड है। तो आप अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहिए और निरंतर अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के मोटिवेशन कोड के साथ ही प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास और लेते हैं आज की क्लास का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सदस्य सदन, ऑप्शन नंबर बी है संविधान सदन, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा सदन, ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिमंडल सदन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छाप दीजिए। हाल ही में पुराने संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये आपका संसद भवन है और इसका नाम जो है हाल ही में बदलकर क्या रखा गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सदस्य सदन, ऑप्शन बी संविधान सदन, ऑप्शन सी लोकसभा सदन, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल सदन। तब तक आपको बता देते हैं कि इसका जो प्रारंभ है, इसका जो निर्माण किया गया, निर्माण शुरू किया गया था, निर्माण वो 1921 से स्टार्ट किया गया था। और ये जो बनकर तैयार हुआ, बनकर जो तैयार हुआ वो हुआ था आपका 1927 में ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, संविधान सदन। तो इसको क्या कहा जाता है? संविधान सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, संविधान सदन। इसको क्या कहा जाता है? संविधान सदन। क्या नाम रखा गया है इसका? संविधान सदन इसका जो है अब नाम रखा गया है, संविधान सदन। किसके द्वारा रखा गया है? किसने किया है? पीएम मोदी द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम हाल ही में संविधान सदन कर दिया गया है। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं एक नज़र सब कवर में। तो चलिए चलते हैं एक नज़र सब कवर पर। देखिए अब एक नज़र सब कवर में कर लेते हैं कवर सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए, पुरानी संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में तैयार हुआ। कब हुआ? 1921 में तैयार 21 में शुरू हुआ। और ये बनकर तैयार कब हुआ? 1927 में बनकर तैयार हुआ। 1927 से बनकर तैयार हुआ। पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन है? पूछा जाए आपसे पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो एडमिन लेंशियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर जो हैं इसके वास्तुकार हैं, जिसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो इसके आर्किटेक्ट कौन है? एडमिन लेंशियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर हैं। नेक्स्ट स्थान कहाँ पर है ये? तो ये नई दिल्ली में है। और इसका निर्माण पूछा जाए आपसे तो 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर ये तैयार हो गया था। इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आकार कैसा था? ये गोलाकार था, इसका आकार गोलाकार था। नेक्स्ट, पीएम द्वारा नए संसद भवन के लिए आधारशिला, अभी पुराने संसद भवन के बाद नया संसद भवन जो बनाया गया है, तो पीएम द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। और नई संसद भवन का शुभारंभ कब हुआ था? 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। नई संसद भवन का शुभारंभ 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट आपका, ये जब इसका शुभारंभ किया था 28 मई 2023 को, तो उस दिन क्या था? वीर सावरकर की जयंती थी, वीर सावरकर जी की जयंती थी, जिसके अवसर पर जो है नई संसद भवन का शुभारंभ किया गया था। और अगर इसका आकार पूछा जाए तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका आकार है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट, नई संसद भवन में कुल कितने द्वार हैं पूछे जाए तो 6 द्वार हैं, जिसमें 3 मुख्य द्वार हैं, जिनका नाम शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार है।
3 मुख्य द्वार और 3 अन्य द्वार हैं, यानी कि जो 3 मुख्य द्वार हैं उनसे आपका जो है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन लोगों के आने जाने के लिए जो है सुविधा है, और बाकी जो 3 अन्य द्वार हैं उनसे अन्य जो सदस्य हैं उनके आने जाने का रास्ता है। नेक्स्ट आपका निर्माणकर्ता कंपनी कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसके वास्तुकार पूछा जाए तो विमल पटेल हैं। नेक्स्ट लोकसभा सीटें कितनी है, यहाँ पे लोकसभा सीट संख्या कितनी है, तो 888 है। राज्यसभा पूछी जाए तो 384 है। और आपसे पूछा जाए कुल सीटें कितनी है, कुल सीटें पूछी जाए आपसे तो ये 1272 सीटें हैं। कुल सीट कितनी है, 1272। नेक्स्ट इसमें कितना खर्चा आया, तो 1200 करोड़ रुपए का आया, और क्षेत्रफल कितना है, 65,000 वर्ग मीटर। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर प्रश्न बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं इसको हम। पुरानी संसद भवन का निर्माण, पुरानी संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ था, और ये जो है 1927 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट आपका पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो एडमिन लैंडहियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट कहाँ है ये स्थान, कहाँ है मुख्यालय जो इसका है, यानी कि जो स्थित है स्थान है वो नई दिल्ली में है। निर्माण कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ। और इसका आकार पूछा जाए कैसा है, तो ये गोलाकार है। इसका आकार कैसा है, गोलाकार है। नेक्स्ट है आपका पीएम द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है नई दिल्ली के अंदर। और नेक्स्ट है आपका नए संसद भवन का शुभारंभ कब हुआ, तो ये 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। और ये कब, वीर सावरकर की जयंती थी, वीर सावरकर जी की जयंती थी, उसके अवसर पर जो है इसका नई संसद भवन का जो है शुभारंभ किया गया। आकार कैसा है इसका, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट नई संसद भवन के कुल कितने द्वार हैं, 6 द्वार हैं, जिनमें 3 मुख्य द्वार हैं, जिनका नाम क्या है, शक्ति द्वार, क्रम द्वार और ज्ञान द्वार है, और 3 अन्य द्वार हैं। इसके वास्तुकार पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में निश्चित तौर पर, तो वास्तुकार कौन है, विमल पटेल है। कौन है, विमल पटेल है। नेक्स्ट पूछा जाए निर्माणकर्ता कंपनी कौन है, तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट पूछा जाए खर्च कितना है, तो 1200 करोड़ रुपए है। और क्षेत्रफल पूछा जाए तो 65,000 वर्ग मीटर है। 65,000 वर्ग मीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, क्लास को आगे शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी स्टूडेंट का भला हो सके। सारा कंटेंट एक जगह आपको मिल रहा है, सभी जगह नहीं मिलेगा। आप कहीं भी क्लास उठा के देख लीजिए, आपको सब जगह सारा कंटेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है, जो आपके लिए निःशुल्क और फ्री है। तो आप इस चीज़ का लाभ उठाएं और अपने आसपास के साथियों को शेयर कीजिए क्लास को, जिससे उनका भी भला हो सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारी क्लास का, हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल पवित्र मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपकी परीक्षा में धरोहर से प्रश्न पूछा ही जाता है, और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर बनेगा। ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल पवित्र मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। ये है आपका होयसल का मंदिर, ये आपका होयसल का मंदिर है। और इसमें जो मंदिरों का समूह है वो वेलूर का, हेलीबेड और सोमनाथपुरा का मंदिर इसमें जो इस समूह में शामिल है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, जल्दी बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटका। ये कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और ये कौन से हैं, बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा।
तो हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल पवित्र मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटका में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट एक नज़र सब कवर में, जहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए कवर करते हैं डिटेल को एक नज़र सब कवर के साथ, एक नज़र सब कवर के साथ। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट है आपका होयसलों के पवित्र मंदिर समूह में 3 मंदिर शामिल हैं। कितने मंदिर शामिल हैं? 3 मंदिर शामिल हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यही नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा विश्व धरोहर जो है इसमें यूनेस्को द्वारा कौन सा विश्व धरोहर जो है 42वें धरोहर के रूप में सूचित किया गया है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि होयसल के पवित्र मंदिरों के समूह में जो 3 मंदिर हैं वो कौन से हैं या कौन सा नहीं। ये प्रश्न कैसे भी बन सकता है। तो होयसलों के पवित्र समूह में 3 मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 वेल्लूर में चेन्नाकेशव मंदिर, बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर। नंबर 2 हसन जिले के हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर। नंबर 3 है आपका मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर। तो यह ध्यान रखिएगा, होयसल पवित्र समूह जो 3 मंदिर हैं उनमें वेल्लूर में चेन्नाकेशव मंदिर, हसन जिले के हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर और मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर, ये 3 मंदिर हैं जो इसका समूह है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आपसे ये क्या है? 42वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ है। हाल ही में 42वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल का है उसको 41वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अब कितनी विश्व धरोहर होगी? 42 हो चुकी हैं, विश्व धरोहर की संख्या 42 हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? यह भगवान शिव को समर्पित है। और होयसल वंश का अगर पूछा जाए संस्थापक कौन था तो नरकाम द्वितीय। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? नरकाम द्वितीय था। नेक्स्ट है आपका शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल। देखिए आ गया शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल, पश्चिम बंगाल में है ये, और ये 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में कुल 42 सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं। कितने हैं भारत में कुल? अब कितने हो गए हैं? कुल 42 सांस्कृतिक धरोहर विरासत स्थल शामिल हो चुके हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर हैं और एक मिश्रित धरोहर है जिसका नाम है कंचनजंगा, और ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी प्राकृतिक धरोहर और एक मिश्रित धरोहर है जो कि एकमात्र है भारत की। तो ये पूछा जाएगा, तो ये कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, कंचनजंगा भारत की पहली सर्वोच्च और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में स्थित इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट आपसे यूनेस्को के बारे में हम आपसे जो है डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में आप देखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। और 195 इसके सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। तो यूनेस्को के वर्तमान निदेशक कौन है? यूनेस्को के वर्तमान निदेशक कौन है? आद्रे अजोले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आद्रे अजोले हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत आपकी परीक्षा के लिए, इसको ध्यान रखिएगा आप जो है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ये। नेक्स्ट, यूनेस्को के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जूलियन हक्सले कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। होयसलों के पवित्र समूह मंदिर में 3 मंदिरों को शामिल किया गया है। होयसलों के पवित्र समूह मंदिर में 3 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिनमें नंबर 1 है वेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर, नंबर 2 है आपका हसन जिले के हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर, नंबर 3 है मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर। और ये 42वीं विश्व धरोहर के रूप में शामिल हो चुका है। यह मंदिर किसको समर्पित है पूछा जाए तो भगवान शिव को समर्पित है। होयसल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन था? नरकाम द्वितीय था। शांति निकेतन, नेक्स्ट, शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल कहाँ पर है? जो कि 41वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। ये पश्चिम बंगाल में है
और ये 41वां विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने सांस्कृतिक धरोहर विरासत स्थल हैं? तो ये 42 हैं। भारत में कुल 42 सांस्कृतिक धरोहर विरासत स्थल हैं, जिनमें 34 सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर हैं और एक मिश्रित धरोहर है। वो कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे हमारी? तो ये हमारी सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा हमारी जो है सिक्किम में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। ये परीक्षा में पूछी जाती है आपसे, परीक्षा में पूछी जाती है। कहाँ पे कंचनजंगा? तो कंचनजंगा जो है आपका ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। ये सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा भारत की पहली, सर्वोच्च और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में स्थित इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट, आपका यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। 195 इसके सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को का वर्तमान महानिदेशक पूछा जाए तो आद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर लिखा है तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो ये थे जूलियन हक्सले और ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपकी परीक्षा के लिए। सारे फैक्ट आपको एक ही जगह कवर करके दिए जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये लीजिए, एक के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पर्युषण पर्व मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? हाल ही में पर्युषण पर्व मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी है आपका जैन धर्म, ऑप्शन सी है सिख धर्म, ऑप्शन डी है आपका पारसी धर्म से है। तो बताइए, पर्युषण पर्व मनाया गया है अभी, पर्युषण पर्व मनाया गया है अभी, तो बताइए ये किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? ये अभी 12 सितंबर से और 19 सितंबर तक बनाया गया है। कब? 12 सितंबर से 19 सितंबर 2023 तक ये जो है मनाया गया है। बताइए किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैन धर्म। किस धर्म से संबंधित है ये? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ आपको हम बता देते हैं, पर्युषण पर्व जो कि 12 सितंबर से 19 सितंबर तक बनाया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि जैन धर्म के अंदर के 2 संप्रदाय होते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय है, उसमें क्या है कि 8 दिनों तक यह जो है पर्व मनाया जाता है, तथा जो है 10 दिन तक जो है दिगंबर संप्रदाय में यह पर्व मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ये पूछा जाता है कि हाल ही में पर्युषण पर्व मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैन धर्म। तो ये क्या होता है कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसमें 8 दिन के लिए मनाया जाता है और दिगंबर में 10 दिन तक मनाया जाता है। चलिए, अब एक नज़र सब कवर में कर लेते हैं कवर, इसको विस्तार से समझ लेते हैं एक बार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, एक नज़र सब कवर कर लेते हैं यहाँ पे इसको फटाफट से। देखिए, पर्युषण पर्व जैन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। कौन से धर्म का है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भाद्रपद मास में मनाया जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में यह 8 दिन और दिगंबर संप्रदाय में यह पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसे 10 लक्षण धर्म के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पर्युषण पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 10 लक्षण धर्म के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। यहाँ पे क्या है कि महावीर स्वामी को भी जो अब जो है इसका प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। तो आप देखिए, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में? 24 तीर्थकर हुए हैं। कौन से हुए हैं? अब ये ध्यान रखिएगा, पहले 3 याद रखिएगा। नंबर 1 ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये सांड है। और नंबर 2 अजीत नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है?
ये हाथी है, और नंबर 3 है सामरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। तो पहले 3 ध्यान रखिएगा आप, पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे हैं सांभरनाथ। यानी कि पहले जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड, दूसरे जो अजितनाथ हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है, तीसरे जो है सांभरनाथ उनका क्या है, घोड़ा है। नेक्स्ट आप समझ लीजिएगा 23वें कौन है, 23वें और 24वें ध्यान रखिएगा। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, सांप है, और 24वें महावीर स्वामी है, जिनका प्रतीक चिन्ह है शेर। तो पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव हैं। अब प्रथम कम पूछा जाता है, द्वितीय तृतीय पूछा जाता है, तो द्वितीय अजितनाथ है और तृतीय सांभरनाथ है। 23वें पूछे जाए तो पार्श्वनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह सांप है, और 24वें जो है महावीर स्वामी है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं। ये महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनके पिता का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ था, और माता का नाम क्या था, त्रिशला था। मूल नाम इनका, मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। अब यहाँ देखिए जैन धर्म में मतलब जैन धर्म को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। जैन धर्म को आगम कहा जाता है। जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी संस्कृत में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। पर्युषण पर्व जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह भाद्रपद मास में मनाया जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में यह 8 दिनों तक चलता है, और दिगंबर संप्रदाय में यह 10 दिनों तक मनाया जाता है, और इसे 10 लक्षण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में प्रथम वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव जी थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें पहले ऋषभदेव हैं, दूसरे अजितनाथ, तीसरे सांभरनाथ, और 23वें पूछे जाए तो पार्श्वनाथ हैं, और 24वें पूछे जाए तो महावीर स्वामी हैं। इनका महावीर स्वामी का जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और इनका मूल नाम जो है वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। जैन धर्म को आगम कहा जाता है, जैन धर्म को आगम कहा जाता है, जैन धर्म को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म की कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने संस्कृत में की थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट परीक्षा में निश्चित तौर पर आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लीजिए बस, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में ना आए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर छपेगा, ये आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज परीक्षा देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम के भंडार खोजे गए हैं, या हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम खोजा गया। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। वेनेडियम धातु, ये है वेनेडियम धातु, ये है आपका वेनेडियम धातु, ये आपका वेनेडियम धातु है जिसकी खोज अभी हाल ही में की गई है। तो जल्दी से बताइए इसकी खोज कहाँ पे की गई है हाल ही में, फटाफट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुजरात। कहाँ पे की गई है इसकी खोज, गुजरात में की गई है हाल ही में। और इससे पहले कहाँ खोजा गया था, 1921 में ये अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले इसकी खोज हुई थी। तो इससे पहले कहाँ मिला था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में 1921 में मिला था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात। तो गुजरात में ये मिला था। चलिए चलते हैं एक नज़र सब कवर में, और जल्दी से इसकी डिटेल को कवर करते हैं। चलिए धातु वेनेडियम एक नज़र सब कवर में कवर करते हैं। धातु वेनेडियम अगर आपसे तो धातु वेनेडियम हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के पास अलंग में खंबात की खाड़ी के पास धातु वेनेडियम की खोज की है। अब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या है ये बता देते हैं हम। जियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना तो ये 1851 में हुई है। इसका मुख्यालय कोलकाता में, और महानिदेशक वर्तमान है इसके जनार्दन प्रसाद। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में होती है, मुख्यालय कोलकाता में, और महानिदेशक है जनार्दन प्रसाद।
नेक्स्ट है आपका वेनेडियम एक रासायनिक तत्व है। कैसा तत्व है? वेनेडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक V है और इसकी परमाणु संख्या 23 है। परमाणु संख्या 23 है। यह एक दुर्लभ तत्व है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। कितना है? भारत में वेनेडियम का कुल अनुमानित जो है खान ब्यूरो के अनुसार वो 24.63 मिलियन टन है। इसमें से अनुमानित वेनेडियम पेंटाक्साइड 64,594 टन है। भारत में प्रतिवर्ष 3,360 मीट्रिक टन वेनेडियम की खपत होती है। कितनी होती है? 3,360 मीट्रिक टन वेनेडियम की खपत होती है। यह दुनिया के द्वारा वेनेडियम खपत का 4% है, यानी कि दुनिया के 4% वेनेडियम की खपत होती है यहाँ पे। और वैश्विक स्तर पर अगर बताया जाए तो 84,000 टन वेनेडियम की सालाना खपत होती है। वेनेडियम के आवश्यक आपसे पूछे जाएँ, वेनेडियम के आवश्यक कौन से हैं पूछे जा सकते हैं तो पेंटोनाइट, वेनेडाइनाइट, रोजकोलाइट और कार्नोटाइट, ये इसके अयस्क हैं। नेक्स्ट आपका मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में एक मिश्र तत्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है, इसके बाद दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पे आपका जो है दक्षिण अफ्रीका है। इससे पहले वर्ष 2021 में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। धातु वेनेडियम हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिकों द्वारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के पास, कहाँ पे? गुजरात के पास अलंग में खंबात की खाड़ी के पास धातु वेनेडियम की खोज की है। और भारतीय भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक का अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब होती है तो 1951 में होती है और मुख्यालय इसका कोलकाता में है और महानिदेशक कौन है इसके? जनार्दन प्रसाद है। तो वेनेडियम एक रासायनिक तत्व, कैसा तत्व है? रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक V है। परमाणु संख्या 23 है। एक दुर्लभ तत्व है और भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। इसमें से अनुमानित वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 64,594 टन है। भारत में प्रतिवर्ष 3,360 मीट्रिक टन वेनेडियम की खपत होती है। यह दुनिया के द्वारा वेनेडियम खपत का 4% है। कितना परसेंट है? 4% है। और वैश्विक स्तर पर 84,000 टन वेनेडियम की सालाना खपत होती है। वेनेडियम के अयस्क पेट्रोनाइट, वेनेडाइनाइट, रोजकोलाइट और कार्नोटाइट इसके मुख्य अयस्क हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से लौह और इस्पात उद्योग में एक मिश्रित तत्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? चीन में, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा भंडार पूछा जाए तो चीन में है और इसके बाद दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर क्या है आपका? दक्षिण अफ्रीका है। इससे पहले यानी कि अभी जो वेनेडियम की खोज की गई है, इससे पहले वर्ष 2021 में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की खोज की गई थी और भंडार प्राप्त किए गए थे। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये लीजिए भाई एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो छपेगा ही छपेगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपता ही छपता है। हाल ही में 20 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई लोक पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नुआखाई त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है आपका बिहार और ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। ये है आपका नुआखाई त्यौहार, क्या बोलते हैं इसको? नुआखाई फेस्टिवल। तो हाल ही में 20 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई लोक पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नुआखाई त्यौहार है उसका संबंध किस राज्य से है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किस राज्य से है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। जी हाँ, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है और हाल ही में जो है इसको उड़ीसा राज्य में जो मनाया गया है। तो उड़ीसा राज्य का यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो किसान हैं वो जो है फसल कटाई के समय जो है ख़ास तौर से धान की फसल जब कटती है, धान की फसल की कटाई, धान की कटाई जब होती है तो उस अवसर पर जो है इसको बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। और वहाँ की जो देवी है समलेश्वरी, उसको जो है कुछ अन्न के रूप में समर्पित करते हैं और उसकी पूजा आराधना करने के बाद में इस त्यौहार को खुशी से जो है मनाया जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको एक नज़र सब कवर में इसके बारे में विस्तार से। एक नज़र सब कवर चलिए बता देते हैं इसके बारे में।
नुआखाई का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नया खाना। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना, यानी कि नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना, यानी कि नया खाना। तो नवाखाई जो है मुख्यतः किसानों का त्यौहार है। नवाखाई जो है मुख्यतः किसानों का त्यौहार है, जिसे नई फसल धान की फसल है उसकी कटाई की खुशी में बनाते हैं के अवसर पर के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले, गणेश चतुर्थी, ये देखिए गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले जो है ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। नेक्स्ट आपका, इस अवसर पर किसान जो है अन्न की पूजा करते हैं। इस अवसर पर किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। उड़ीसा के संबलपुर, कहाँ पे? उड़ीसा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध मातृ देवी, उड़ीसा के प्रसिद्ध संबलपुर जिले की मातृ देवी मात्रेश्वरी समलेश्वरी देवी को किसान अपनी भूमि से पहली उपज के रूप में कुछ अन्न अर्पित करते हैं और धूमधाम से यह उत्सव को मनाते हैं। तो उड़ीसा के संबलपुर जिले की जो प्रसिद्ध मातृ देवी समलेश्वरी है, समलेश्वरी देवी, किसान जो है अपनी भूमि से पहली उपज का जो है कुछ हिस्सा अन्न के रूप में उनको समर्पित करते हैं और धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। तो ये था हमारा नुआखाई त्यौहार के बारे में। अब आपको बता देते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार जो कि आपकी परीक्षा में लगातार बने हुए रहते हैं और आते हैं आपके परीक्षा के अंदर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण त्यौहार या उत्सव। तो लोत्सांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोत्सांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ओणम उत्सव पूछा जाए तो ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हार्नबिल उत्सव, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका? हार्नबिल उत्सव जो है आपका ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका चापचार महोत्सव, ये मिजोरम में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका बोनालू महोत्सव, ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। सारे त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर बने हुए हैं और निश्चित तौर पर ही बने रहेंगे। पोंगल, जलीकट्टू, पोंगल पूछा जाए या जलीकट्टू उत्सव पूछा जाए तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये एक इम्पोर्टेंट है सरहुल, सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है। हेमिस जो उत्सव है, हेमिस त्यौहार जो है ये आपका लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। और हरेली त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार, ये हरेली त्यौहार है आपका, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, एक तो होता है हरेली, ये छत्तीसगढ़ का है, और एक होता है हरेला, ये उत्तराखंड का है। तो हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हरेला पूछा तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार और रिवाइज कर देते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन फटाफट। नुआखाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नया खाना। नुआखाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। नुआ का अर्थ नया और खाई का अर्थ खाना, यानी कि नया खाना। नुआखाई मुख्यतः किसानों का त्यौहार है और जिसे जो है नई फसल यानी कि धान की फसल की कटाई की खुशी के स्वागत के लिए मनाया जाता है। नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मनाया जाने वाला त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। इस अवसर पर किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। उड़ीसा के संबलपुर, कहाँ पे? उड़ीसा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध जो मातृ देवी समलेश्वरी देवी हैं, किसान उनको अपनी भूमि की पहली उपज से कुछ अन्न जो है उपज के रूप में जो है अर्पित करते हैं और धूमधाम से उस उत्सव को मनाया जाता है। अब हमने आपको बताया यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार लोसांग उत्सव आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ओणम उत्सव आपका केरल में मनाया जाता है। हार्नाबिल महोत्सव आपका जो है नागालैंड में, और चापचार महोत्सव मिजोरम में, बोनालू महोत्सव तेलंगाना में, पोंगल और जलीकट्टू महोत्सव आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव कहाँ है आपका? झारखंड में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है। हेमिस त्यौहार आपका लद्दाख में मनाया जाता है। और हरेली त्यौहार आपका छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्यौहार आपका उत्तराखंड में, और ट्यूलिप त्यौहार आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। देखिए क्लास एक है, कंटेंट आपको क्लास में प्रश्न भले ही आपको कम मिलते हो, पर एक ही प्रश्न के अंदर आपको इतने प्रश्न मिल जाते हैं कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी परीक्षा में जाओगे तो यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न निश्चित तौर पर मिल जाएगा। एक एक पॉइंट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कंटेंट बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आगे अगले स्टूडेंट का भी भला हो सके। और आप लोग क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए, एक बार अटेंड करके देखिए, पढ़िए, सीखिए। आपको पता चलेगा कि क्लास में कितना महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये लो भाई, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका कुलदीप मिश्रा, ऑप्शन बी रंजीत अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी अरुण सिंह, ऑप्शन नंबर डी जयंत चौधरी। तो जल्दी से बताइए, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये डीआईजी हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और ये एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में जो है सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुलदीप मिश्रा। जी हाँ, कुलदीप मिश्रा जी। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप मिश्रा को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है कुलदीप मिश्रा। देख लीजिए, ये इनके प्रोफाइल पे फोटो है, और ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। ये एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं, और इससे पहले ये आईटीबीपी कहाँ पे आईटीबीपी के डीआईजी थे। कौन थे? आईटीबीपी के डीआईजी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में एक नज़र सब कवर में। चलिए एक नज़र सब कवर और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। कुलदीप द्विवेदी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी हैं ये, हाँ जी, आईएएस नहीं, आईपीएस अधिकारी हैं। तो कुलदीप द्विवेदी कौन है? एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें सीबीआई का डीआईजी नियुक्त किया गया है हाल ही में। इससे पहले कुलदीप द्विवेदी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे। कार्मिक मंत्रालय ने द्विवेदी को आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक पद से हटाकर 17 जनवरी 2026 तक 5 वर्षों के लिए सीबीआई में उप महानिरीक्षक के पद पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। यानी कि इनको आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक पद से हटाकर 17 जनवरी 2026 तक 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए सीबीआई के उप महानिरीक्षक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अब पूछी जाए सीबीआई की स्थापना। अगर आपसे पूछी जाए सीबीआई की स्थापना, तो सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को होती है। 1 अप्रैल 1963 को होती है। और सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सीबीआई के प्रथम संस्थापक कौन थे? पूछा जाए, सीबीआई के प्रथम संस्थापक थे श्री डीपी कोहली। कौन थे? श्री डीपी कोहली। उन्होंने 1 अप्रैल 1963 से 1 मई 31 मई 1968 तक कार्यभार संभाला था। कब तक? 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक कार्यभार संभाला था। 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई की स्थापना गंभीर अपराधों की जांच के उद्देश्य से की गई। किसके लिए? गंभीर अपराधों के जांच के उद्देश्य से की गई। सीबीआई के आदर्श वाक्य का सही क्रम प्रश्न पूछा जाता है। सीबीआई के आदर्श वाक्य का सही क्रम क्या है? तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी इसका जो है आदर्श वाक्य है। सीबीआई के वर्तमान, अगर आपसे पूछा है सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो ये प्रवीण सूद है। कौन है? सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक प्रवीण सूद हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये संतानव समिति थी जिसकी सिफारिश के आधार पर जो है सीबीआई की स्थापना की गई थी। और कब इसका जो कार्यकाल कब तक था समिति का? तो ये 1962 से 1964 तक था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्दी से। तब तक एक बार रिवीजन करा देते हैं आपके, क्विक रिवीजन फटाफट। कुलदीप द्विवेदी, जी हाँ बिल्कुल, कुलदीप द्विवेदी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें सीबीआई का डीआईजी नियुक्त किया गया है। इससे पहले कुलदीप द्विवेदी भारत तिब्बत पुलिस के अंदर जो है आईटीबीपी के डीआईजी थे। और अभी कार्मिक मंत्रालय द्वारा द्विवेदी को आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक पद से हटाकर 17 जनवरी 2026 तक 5 वर्षों के लिए सीबीआई के उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई की स्थापना पूछी जाए 1 अप्रैल 1963 को। सीबीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो ये आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए सीबीआई के प्रथम संस्थापक तो निदेशक कौन थे? तो डीपी कोहली थे। उन्होंने 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक कार्यभार संभाला था। 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई की स्थापना गंभीर अपराधों की जांच के उद्देश्य से की गई थी। ध्यान रखिएगा। तो सीबीआई का उद्देश्य क्या है? कि गंभीर अपराधों को रोकने के लिए उनके लिए कार्य करना या उनकी जांच करना। और सीबीआई का आदर्श वाक्य पूछा जाए तो ये उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी है। केंद्रीय सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद।
यानी कि जो वर्तमान अध्यक्ष माननीय निदेशक हैं वो परवीन सूद हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई, सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो संतानम समिति के आधार पर की, सिफारिश के आधार पर की गई थी। कार्यकाल कब तक था इसका? 1962 से 1964 तक था। तो आज की क्लास आज के इस अंतिम प्रश्न के साथ यहीं पे ख़त्म होती है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी। सभी चीज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, क्लास साथ साथ आपने की है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आगे नेक्स्ट जो स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुँचे और उनका भी भला हो। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें आपसे इस बारे में और भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसी ही बेहतरीन अच्छी क्लास आपके लिए बनाते रहें और आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।